फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्या। आज हम बात कर रहे हैं हाउसिंग लोन की, जो मोस्ट अवेटेड था और मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही थी यस हाउसिंग लोन की स्कीम, हाउसिंग लोन के बारे में सब कुछ मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। सो वी आर है, हम हाउसिंग लोन की सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। राइट, सेंट्रल बैंक में हाउसिंग लोन की जो स्कीम्स हैं वो कवर करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ हमारे मतलब की है वो सब हम कवर करने वाले हैं। एंड एक प्यारा सा घर हो सपनों का, ये तो सबका सपना होता है। राइट, तो उस सपने को सबका सेंट्रल बैंक कैसे कर सकता है, कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। आप बस लास्ट तक बने रहिए ताकि हम लास्ट तक हमारे फ़ायदे की सारी चीज़ें कवर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चलो 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 मुझे चाहिए हाउसिंग लोन क्योंकि मैं अपनी मनपसंद घर खरीद रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्या हर किसी को घर मिल जाएगा क्या? हाँ, हर किसी को मिल तो सकता है, बट हर किसी को लोन मिल सकता है नहीं, ये एक बात है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। राइट, उसके लिए आपको हाउसिंग लोन मिलता है। आपकी एक प्रॉपर जो सैलरी है वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, इनकम है वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। मैक्सिमम जो है आपको, देखो, आप पहले घर खरीदने के लिए लोन ले सकते हो, दूसरा घर खरीदने के लिए लोन ले सकते हो, तीसरा चौथा पांचवा कितने भी घर खरीदने के लिए लोन ले सकते हो। बट सेंट्रल बैंक में क्या है, स्कीम्स है। क्या स्कीम है? पहले और दूसरे घर को खरीदने के लिए अलग स्कीम है, तीसरे और चौथे घर के लिए अलग स्कीम है, और अगर आप लेडी के नाम से घर खरीद रहे हैं ना तो उसके लिए अलग स्कीम है। उस स्कीम में कुछ फ़ायदा है, दैट्स वाई। बट आज हम अभी के लिए डिस्कस करेंगे अगर मैं पहला या दूसरा घर खरीद रही हूँ तो हाउसिंग लोन फॉर द परचेज ऑफ हाउस। अब हाउसिंग लोन में ना 3-4 चीज़ें होती हैं। आप प्लॉट खरीद के उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। राइट, आप प्लॉट आपका है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप नया बना बनाया घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो। राइट, आप अपने घर में रिनोवेशन रिपेयर करवा सकते हो, उसके लिए लोन ले सकते हो। फाइन, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए भी इसमें अलग से स्कीम है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में है। फ़िलहाल के लिए आप घर परचेज़ कर रहे हो, आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हो, आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, ये सारी स्कीम हमारे हाउसिंग लोन में फिट बैठती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए। फाइन, अब क्या हुआ कि मेरा घर मेरे और मेरी वाइफ के नाम से है सपोज़, या 2 भाइयों के नाम से, या मदर के साथ मेरा जॉइंट है, तो आप लोन भी जॉइंटली ले सकते हो। मैक्सिमम आप 3 जने मिलके लोन ले सकते हो, उससे ज़्यादा जने मिलके हाउसिंग लोन नहीं ले सकते। फाइन, या फिर अगर लेओगे तो बहुत हायर अप्रूवल चाहिए होता है, तो मैक्सिमम 3 जने आप को बोरोवर बन सकते हो। जो ये टर्म होती है ना वो होती है को बोरोवर। ठीक है, को बोरोवर कौन कौन बन सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। को बोरोवर आपके मदर, फादर, स्पाउस, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फाइन, आपकी बहू आपकी को बोरोवर नहीं बन सकती, बट आपके बेटे आपके को बोरोवर बन सकते हैं। ठीक है, अनमैरिड डॉटर आपकी को बोरोवर बन सकती है। फाइन, इस तरीके से ये सारे आपके को बोरोवर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि क्वांटम ऑफ लोन, कितना लोन हमें मिल सकता है। आपको याद होगा मैंने मार्जिन का एक कंसेप्ट आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, कि जब हमने व्हीकल लोन डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं ना तो आपको 90% ऑफ द अमाउंट जो है ना वो मिल जाता है। मतलब 10% तो आपका मार्जिन हो गया, 90% बैंक लोन दे देगी। 30 से अबव में 80% है। ठीक है, और अगर आप रिपेयर रिनोवेशन में लेते हैं तो 75% है। अगर आप खाली प्लॉट पे लोन लेते हैं तो भी 75% बैंक फाइनेंस करती है, बाकी आपको मिलाना पड़ता है। फाइन, ये तो हो गई आपकी इसकी क्वांटम ऑफ लोन और मार्जिन, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं मॉरिटोरियम की। मॉरिटोरियम मिनिमम 3 मंथ्स तो है सारे केसेस में, सिर्फ टेक ओवर के केस में नहीं है। टेक ओवर का केस भी मैं डिस्कस करूंगी बाद में, मीन्स इस लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में। टेक ओवर वो केस होता है जिसमें आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है किसी और बैंक में, आप और उसको आप स्विच करा रहे हो किसी और बैंक में क्योंकि दूसरे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ठीक है, तो टेक ओवर के केस में आपको मॉरिटोरियम नहीं मिलता, बाकी सारे केसेस में आपको मॉरिटोरियम 3 मंथ्स का
कंपलसरी है और मैक्सिमम 48 मंथ्स का ही मॉनिटरियम मिलता है। मॉनिटरियम का पीरियड आपका अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन बेस पे ले रहे हो तो मे बी आपकी प्रॉपर्टी 6 महीने बाद ही कंप्लीट होने वाली है कंस्ट्रक्शन उसका, तो आपको ऑक्यूपेशन मिल जाएगा ना आपको उसका। दैट्स व्हाई मॉनिटरियम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। अगर सपोज़ आपका 1 साल के बाद फिनिश हो रहा है कोई भी कंस्ट्रक्शन, वो बैंक अपने ऊपर देखती है, समझती है और अपने हिसाब से मॉनिटरियम पीरियड निश्चित करती है। मॉनिटरियम में ब्याज लगता है, बट सिर्फ इतना सा रेफरेंस है कि उसमें आपको हाथ वक्त पे नहीं करना पड़ता, आप बाद में पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और सुनिए, आप किससे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। आप किसी से भी परचेज़ करो, बिल्डर से परचेज़ करो, आप सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ करो, आपको बैंक लोन दे देगा। बट हाँ, आप अगर अपने स्पाउस से परचेज़ कर रहे हो, अपने ब्रदर से परचेज़ कर रहे हो, अपने किसी फैमिली मेम्बर से परचेज़ कर रहे हो, तो बैंक आपको उसमें लोन नहीं देता है। फाइन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से अबव है तो बैंक आपसे को बोरोवर लेगा ही लेगा। को बोरोवर मतलब साथ में एक जना और आप में ऐड करेगा ही करेगा, ठीक है। प्लस अगर आप 60 साल से अबव वो आपके नाम की प्रॉपर्टी है ना, तो देखो आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो फिर आपके जितने भी लीगल हायर्स है ना उससे कंसर्न लिया जाएगा। लीगल हायर्स मतलब आपके बाद उस प्रॉपर्टी में कौन कौन मालिक होंगे। सपोज़ आप एक मेल हो और आपके नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपके बाद आपका लीगल हायर कौन होगा? आपकी वाइफ, आपके जितने बच्चे हैं, मैरिड या अनमैरिड, लड़का या लड़की, सारे आपके लीगल हायर्स होंगे। फाइन, तो सबसे आप कंसर्न लिया जाता है कि आप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी क्या दे रहे हो आप बैंक को? आप बैंक को दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हो या जिसमें आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी एज अ ईएम बोलते हैं उसको, इक्विटेबल मॉर्गेज, वो मॉर्गेज कर रहे हो आप बैंक में कर रहे हो, बैंक को दे रहे हो, ठीक है। अब सपोज़ आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है और उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसके लिए प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब प्लॉट खरीदने और उस पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैंक आपको 2 साल का टाइम देता है। आप प्लॉट आज के तारीख में कंस्ट्रक्ट कर लो, वो खरीद लो और ख़रीद के उस पर कंस्ट्रक्ट कर लो, पर विद इन 2 ईयर्स आपको उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। इन केस आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किया तो बैंक उस पर ब्याज लगाता है आपका RBLR प्लस 8%, मतलब कि आपको कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लगाएगा, क्योंकि बैंक ने आपको किस चीज़ के लिए लोन दिया था कि 2 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो, ठीक है। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक 2 चीज़ें बहुत यूज़ करती है, एक करती है वैल्यूएशन और एक करती है LSR, लीगल सर्च रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन क्या चीज़ है? बैंक के कुछ इम्पैनल्ड वैल्यूअर होते हैं जो आपकी जो प्रॉपर्टी आप गिरवी रखने वाले हो या मॉर्गेज करने वाले हो बैंक पे, बैंक से उसकी वैल्यू बताती है, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी रिलायजेबल वैल्यू, ये सारी चीज़ें वो बैंक को बताती है और उसी के बेस पे बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितने % लोन देना है, ठीक है। तो वैल्यूअर क्या क्या बताएगा? वैल्यूअर बताएगा आपकी प्रॉपर्टी की आज के तारीख में कितनी वैल्यू है, अगर कल को हम उसको बेचना चाहें तो कितनी वैल्यू होगी, डिस्ट्रेस वैल्यू कितनी होगी मिनिमम, ठीक है। वो ये बताएगा आपकी प्लॉट जो भी घर है या जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कितना पुराना है वो, ठीक है, उसकी लाइफ बताएगा। ये बताएगा कि आगे रिमेनिंग उसकी कितनी लाइफ है, ठीक है। इस तरह से बैंक को बहुत सारी चीज़ें वैल्यूअर बताता अपनी रिपोर्ट में लिख के देता है। जो प्रॉपर्टी है वो 40 साल पुरानी है ना, तो बैंक देखेगी कि उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है। रिमेनिंग लाइफ उसकी 10 प्लस लोन टेन्योर होनी चाहिए। सपोज़ आपकी आज के तारीख में 40 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बैंक देखेगी कि रिमेनिंग लाइफ उसकी कम से कम 35 से 40 साल होनी चाहिए। तो बैंक क्या करेगी, आपको 25 साल का लोन दे देगी, 25 प्लस 10 35 साल उसकी होनी चाहिए एज। तो जब आपकी प्रॉपर्टी 40 साल से पुरानी होती है तो बैंक मैक्सिमम 25 साल के लिए आपको लोन देती है। वैसे मैक्सिमम 30 साल तक का लोन होता है नॉर्मली केसेस में। आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम 30 साल तक के लिए आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी EMI अमाउंट कम बन जाएगा, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है और आप 50 साल से अबव का लोन ले रहे हो तो आप बैंक आपके 2 वैल्यूएशन करवाएगा, ठीक है। 2 वैल्यूएशन के बाद ही बैंक आपको लोन देगा, इस चीज़ का याद रखिएगा। तब आप ये मत सोचिएगा कि 2 क्यों हुई, क्योंकि उसके जो पैसे होते हैं वो तो हमारी जेब से ही जाते हैं ना, तो इसलिए वैल्यूअर का जो भी अमाउंट होता है वो हमें पे करना होता है। इसलिए मैं आपकी ये जानकारी के लिए आपको बता दूँ
कि अगर आप 50 लाख से अबव लोन ले रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो फिर 2 वैल्यूएशन होगी। नाउ कम्स LSR, लीगल सर्च रिपोर्ट, जो कि एक एडवोकेट देता है, एम्पैनल्ड एडवोकेट होते हैं बैंक से कुछ, वो देते हैं बैंक को। वो उसमें क्या होता है, वो क्या क्या जानकारी देते हैं, वो ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी हर तरीके से फ्री है, मीन्स कहीं किसी का उस पर हक नहीं है, ठीक है, हर तरीके से फ्री है प्रॉपर्टी, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। टाइटल ऑफ द सेलर, कौन सेल कर रहा है, अभी तक स्टार्टिंग से अब तक वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे सबके पास गई है, चेन उसकी प्रॉपर्टी की, वो प्रोवाइड करता है। इसलिए वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाता है ऑफिस से, रजिस्ट्रार के ऑफिस से, वो सब चेक करता है, ठीक है। इस तरीके से हमें उस प्रॉपर्टी की सारी जानकारी देता है हमारा एडवोकेट। दैट्स वाई बैंक LSR कराती है, लीगल सर्च, मतलब लीगली प्रॉपर्टी सही है या नहीं है वो बताता है एडवोकेट, और यही बताता है LSR, लीगल सर्च रिपोर्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी एलिजिबिलिटी कैसे होगी, मतलब हमारे सोर्स ऑफ इनकम की। अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, हर महीने एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी उठाती हूँ, तो मुझे बैंक को क्या क्या पेपर सबमिट करने होंगे। मुझे मेरा 3 साल का लास्ट 3 ईयर का ITR, लास्ट 3 ईयर का फॉर्म 16, ठीक है, पे स्लिप, 3 मंथ्स की पे स्लिप, ये सब बैंक को सबमिट करनी होगी। मतलब एक तरीके से मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ बैंक को सबमिट करूँगी। और एक चीज़, मेरी सैलरी स्लिप में अगर मेरी टोटल सैलरी के अलावा कुछ इंसेंटिव्स आ रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं, पर अगर वो रेगुलर हैं तो बैंक उसको भी कंसिडर करेगा, और अगर वो रेगुलर नहीं है, मतलब कि पूरे साल में 1 या 2 बार मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसेंटिव वेरिएबल्स वगैरह मिलते हैं, तो उसे बैंक कंसिडर नहीं करता। मतलब बैंक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को ही कंसिडर करता है। फाइन। अगर आपकी सैलरी, आपकी इनकम या आपकी जॉब बीच में ब्रेक हो गई है, ब्रेक इन सर्विस हो चुका है, तो भी उसके लिए बैंक को पावर है, पर उसमें बैंक के पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि यस आपका इस वजह से ब्रेक हुई है सर्विस। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। सपोज़ आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कोई बिजनेस या अपना खुद का कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हैं तो उसमें ITR फॉर्म 16 ऐसे हार्ड एंड पास नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी अपना इनकम का प्रूफ दे सकते हैं और उसके बिहार पे लोन ले सकते हैं, बट अगर आप 10 लाख से अबव का लोन लेते हो तो आपको प्रॉपर 3 साल की ITR, 3 साल की फॉर्म 16A, ये सब बैंक को सबमिट करना होगा। एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है आप लोन लेने के लिए एक ही साथ 2 साल की, 3 साल की ITR एक साथ फिल कर दें, क्योंकि उसमें भी बैंक को होता है संशय कि आपने ये क्यों किया है, और हर कोई बैंक इस चीज़ पे लोन नहीं देती। तो इसलिए एक साथ एक सेम फाइनेंशियल ईयर में आप एक से ज़्यादा ITR फाइल नहीं करें। लास्ट के 3 इयर्स की ITR प्रॉपरली आप दें। अगर आप प्रोप्राइटर फर्म चलाते हैं तो आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम में आप बताएंगे कि आपकी बैलेंस शीट है, आपका PNL है, आपका GST रजिस्ट्रेशन है, या GST नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड कराए के अपने फर्म को, या करंट अकाउंट आप मेंटेन करते हैं, तो इस तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम आप बैंक को देंगे, और उस बिहाफ पे बैंक आपकी एलिजिबिलिटी देखता है कि आपको मैक्सिमम कितना अमाउंट तक का लोन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 20 लाख तक की प्रॉपर्टी गिरवी रख रही हूँ, बैंक को दे रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि मुझे क्यों सोर्स ऑफ इनकम दिखानी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से लोन दे रहा है। बैंक को हर महीने की EMI जो लेनी है, उसमें ऐसा नहीं है ना कि आपकी प्रॉपर्टी बेच के बैंक EMI भरवाएगी। अब वो तो आप सोर्स ऑफ इनकम से ही, आपकी इनकम से ही आप हर महीने की EMI भर पाओगे ना। दैट्स वाई उनको सोर्स ऑफ इनकम देखना बहुत ज़रूरी होता है। फाइन। अब बात करते हैं कि बैंक ने आपको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर लोन दिया है ना, तो स्टेज वाइज बैंक पेमेंट करती है। जैसे सपोज़ आपका नीचे का ग्राउंड फ्लोर बना, तो बैंक ने आप तो वहाँ तक की पेमेंट करी, फिर आपका नेक्स्ट लेवल में बैंक कर जाएगा, विजिट करेगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ही वैल्यूअर भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा, स्टेजेस के सर्टिफिकेट देगा, दैट्स उसके हिसाब से बैंक आपको पेमेंट रिलीज़ करता है। तब आप ये नहीं कह सकते कि एक साथ हमें पूरा पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए, वो बैंक नहीं करता। बैंक इंटीरियर्स के लिए, फर्निशिंग के लिए भी लोन देता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब एक चीज़ और अच्छी सी मैं आपको बताती हूँ। देखो, हाउसिंग लोन लेने अगर आप बैंक के पास जा रहे हो ना, तो कोई भी इनमें से एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्या
या तो मैं वहीं रहती हूँ, ठीक है, तो बैंक मुझे आराम से दे देगा। अगर मैं वहाँ नहीं रहती तो मैं वहाँ जॉब करती हूँ, तो ठीक है, वैलिड है, आप ले सकते हो। मैं जॉब नहीं करती वहाँ पे, तो एटलीस्ट मैं जो घर खरीदी वो वहाँ पे है, जो प्लेस है, तो इनमें से कोई भी अगर चीज़ वहाँ पे है ना, देन ओनली बैंक आपको लोन प्रेफर करता है। ऐसे ही नहीं आप पंजाब में घर खरीदे हो, दिल्ली में रहते हो और कहीं साउथ में जाके आप लोन ले रहे हो, तो बैंक कहेगा कि कहीं कुछ रिलेशन ही नहीं है, और रिलेशन नहीं है तो वो आपकी नेगेटिविटी दिखाता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। कोई नया ही घर खरीदे, मतलब कि 10 साल से पुराना नहीं है अगर वो घर ना, तो मैक्सिमम आपको 30 साल तक के लिए लोन मिलेगा, और या फिर आपकी एज मैक्सिमम 75 ईयर हो तब तक, मतलब मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 75 ईयर होना चाहिए। समझ रहे हो, मेरी एज आज की तारीख में 30 साल है, तो मैं उस 30 साल से खींच के, ठीक है, मैक्सिमम 30 ईयर तक 60 साल तक का लोन लेगी। सपोज़ मेरी एज आज की तारीख में 50 साल है, ठीक है, तो मैं 30 साल तक के लिए लोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं ले सकती? 50 और 30 80 होते हैं, जबकि बैंक मैक्सिमम 75 साल तक के लिए ही लोन देता है। तो कितने हो गए? 50 + 25, तो मतलब मुझे 25 साल तक के लिए ही लोन मिलेगा। अगर मेरे हाउस की एज 10 साल पुराना है ना मेरा घर, तो बैंक मैक्सिमम 25 साल तक के लिए लोन देती है, ज़्यादा के लिए लोन नहीं देती, ठीक है। तो ऐसा डिसबर्समेंट का आपको और बता देती हूँ। स्टेज वाइज डिसबर्समेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्टेज वाइज डिसबर्समेंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सपोज़ आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, तो सेलर का बैंक क्या करेगी, देखो मैं किसी से घर खरीद रही हूँ, ठीक है, तो उसका बैंक नाम पूछेगी, उसकी आईडी ले लेगी, है ना, या उसकी बैंक की स्टेटमेंट या फिर बैंक चेक ले लेगी। उससे क्या होगा, उसी के नाम का बैंक आपको डीडी देगा, ठीक है, और बैंक आपको डीडी नहीं देती, डायरेक्ट सेलर को डीडी देती है। जिस दिन रजिस्ट्री होगी ना आपके घर की, जिस दिन रजिस्ट्री होगी ना, उससे दिन रजिस्ट्री होने के बाद या फिर रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद उसी टाइम बैंकर जाएगा और वो डीडी सेलर को देगा, आपको नहीं देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पेमेंट होती है सेलर को, जिससे आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम ऐसा होता है कि आप किसी से माल खरीद रहे हो ना, डायरेक्ट उसी को नेफ्ट करा दो, उसी के अकाउंट में डलवा दो, ठीक है। कुछ चीज़ों में वो आपके पास भी पेमेंट करती है, आपके अकाउंट में भी पेमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे चल रहा है। तो अगर बैंक इस चीज़ के लिए श्योर है कि आप प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उस पैसे को कहीं और यूज़ नहीं कर, ठीक है। इस तरीके से बैंक पेमेंट करती है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो बैंक किस बिहाफ पे लोन देती है ना, कैसे बैंक डिसाइड करती है कि मुझे कितना लोन चाहिए या मैं किस रेट पे ख़रीद रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सेलर है उसके बीच में होता है ATS, एक एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट टू सेल। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ना, उस बेस पे बैंक लोन देती है। पहले आप एग्रीमेंट करवाओगे कि मैं और ये मिल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मैं इससे घर खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब आपने बोला इतना अमाउंट मैंने इनिशियली दे दिया है, बाकी अमाउंट मैं 1 महीने बाद दूंगा। तो इस 1 महीने के पीरियड में बैंक क्या करती है, लोन दे देती है आपको, और फिर जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी उस दिन आप सारा पेमेंट सेलर को दे दोगे बैंक के द्वारा, ठीक है। तो उस ATS के बेस पे बैंक डिसाइड करे। सपोज़ आपने 50 लाख का ATS किया है, तो 50 लाख के हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि आप 90% लोन देना है, 80% लोन देना है, कितना आपका मार्जिन है ना, इस तरीके से चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे मेरे सपनों का घर मुझे मिल सकता है, ठीक है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम, अमाउंट ऑफ जो का ATS है, जिस हिसाब से आप घर खरीद रहे हो, ये सारी चीज़ों के हिसाब से मैक्सिमम बैंक आपको लोन देती है, ठीक है। आपके एग्जिस्टिंग कोई EMI है तो वो डिडक्ट होगी, वो सारी चीज़ें हटा उठ के जो कितना पड़ता है उस हिसाब से बैंक आपको लोन देती है। नाउ फाइनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाए आपको, तो सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहा है वो मिनिमम स्टार्ट हो जाता है 8.55 से 9.35, मतलब कि RBLR जो 9.35 है उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन की इनिशिएशन हो जाती है। अगर आपके सिबिल का स्कोर मैक्सिमम है यानी कि 800 से अबव है तो आपको 8.55 पर लोन मिलने वाला है, और अगर आपका सिबिल का स्कोर बहुत ही घटिया है, मतलब 700 के लगभग है, तो भी आपको 9.35 पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सिबिल का बहुत ख्याल रखा करिए, जो भी लोन है उसको प्रॉपर्ली रीपे किया कीजिए ताकि सिबिल का स्कोर डाउन ना जाए, फाइन।
और इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है गृहलक्ष्मी में। गृहलक्ष्मी ओनली फॉर वुमेन के लिए, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी आप हाउसिंग लोन लीजिए। बाय बाय।